हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हम यहाँ पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसमें हम तीसरा चैप्टर देख रहे थे। 4 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, 5वीं वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद चुनावी राजनीति चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं कि मतदान और मतगणना में क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने चुनाव में जो लोग भाग लेने वाले हैं उनके बारे में देखा, जो चुनाव के उम्मीदवार हैं उनके बारे में देखा, आदर्श आचार संहिता के बारे में देखा और भी सभी कंडीशंस हमने देखी जो चुनाव होने से पूर्व की प्रक्रिया थी। अब चुनाव होने के बाद की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि जब चुनाव हो जाते हैं तो मतदान केंद्र पर चुनाव हो रहे हों और चुनाव हो जाने के बाद जब वोट काउंटिंग होती है उस समय मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के एजेंट बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, ये एजेंट क्या करते हैं, ये देखते हैं कि चुनाव में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह की गड़बड़ी को देखने के लिए क्या किया जाता है, मतदान केंद्रों पर या वोट काउंटिंग के बूथों पर क्या किया जाता है, एजेंटों को बैठा दिया जाता है उम्मीदवारों के द्वारा, जो ये देखते रहते हैं। ओके, अब बात आती है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है। यहीं पे एक पॉइंट आ रहा है अभी, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो क्यों हो रही हैं ये, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी खर्चीली है। तो क्यों ना हम पूरे देश में एक बार ही चुनाव करवाएं जिससे पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पैसों का खर्चा ना हो। तो जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि 2014 की लोकसभा चुनावों में 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। जबकि अन्य देश चीजों के बारे में जब हम देखें कि जैसे हम खेल आयोग में जितना पैसा खर्च करते हैं, ओलंपिक के अगर आयोजन होता है, एशिया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, तो उनमें जितना पैसा खर्च किया जाता है उससे तो ये पैसा कम ही है। तो आपको इस पर ज्यादा नहीं डिबेट करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार क्या होते हैं, देखिए अभी हमने बात की थी कि एक चुनाव जब हो रहा है तो उसमें कई पार्टी होंगी, वो भाग ले रही होंगी। इन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। अब इस पार्टी, जैसे ए पार्टी है, पार्टी ए है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, भाग ले रहे हैं। पार्टी बी है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं। पार्टी सी है, इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं, ये भाग ले रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, इसका कोई दल नहीं है, इसे निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाएगा। तो पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का काम किसका है, चुनाव आयोग का ही है। और निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव चिन्ह देने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। तो चुनाव चिन्ह कौन देता है, चुनाव चिन्ह देता है चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई दल हो, पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देगा, चुनाव आयोग देगा। ओके, तो इस स्लाइड में इतना ही है। अगली में देखते हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, चुनाव के पीछे क्या कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ियों के बारे में पहले तो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे क्या काम हो रहे हैं। तो चुनाव में गड़बड़ियां किस तरह की होती हैं। एक तो जब मतदाता सूची आती है, सबसे पहले हमने मतदाता सूची के बारे में बात किया, उसमें नाम में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ फर्जी नामों को तो उसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे वोट बढ़ सके, और असली नामों को हटा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति है जो वोट डालने जाए तो उसका नाम ही नहीं है चुनाव की सूची में और वो वोट नहीं डाल सकता। वो किसी दूसरी पार्टी को जिताना चाहता है, लेकिन कोई एक पार्टी होगी वो फर्जी नाम को डाल देगी और उसमें अपने ही एक व्यक्ति को भेज देगी कि वोट डाल गया और हमें ही वोट डाल गया तो हम जीत जाएंगे। ओके, समझ गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि इसमें सरकारी सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है और सरकारी अधिकारियों का प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। प्रयोग करने का मतलब ही है कि इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए था तो दुरुपयोग हो रहा है। किसके द्वारा किया जाता है, ये शासक दल द्वारा। याद रखना, शासक दल ही तो सरकारी सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है। अब विपक्षी दल है, उसके पास तो सरकारी सुविधाएं है ही नहीं, उसके पास तो अधिकारी है ही नहीं, उसके पास तो पुलिस प्रशासन है ही नहीं, तो वो किस तरह से यूज करेगा। तो शासक दल ही सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करता है जिससे वो अपने विपक्षी दलों को हराने के लिए बमुमकिन कोशिश करता है।
जो अमीर उम्मीदवार होते हैं और बड़ी पार्टियां होती हैं, उन्हें उनके द्वारा बड़े पैमाने पर धन का खर्चा होता है। अब जहां पर पैसा खर्च हो रहा है, जहां पार्टी हो रही है, वहां पर ही पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, और लोग शामिल हो रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं। यहां ईमानदारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बच जाता। जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो अपना पोस्टर तक नहीं छपवा सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो अपना प्रचार ही नहीं कर सकता। लोग उन्हें जान ही नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति ईमानदार हैं और कम पैसे वाले हैं, उन्हें लोग जान कैसे पाएंगे और उन्हें वोट कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं कि अमीर उम्मीदवारों के द्वारा धन अधिक खर्च किया जाता है। उसके बाद मतदान के दिन चुनावी धांधली होती है। आपने देखा होगा बूथ कैप्चरिंग, पहले बहुत होता था। बूथ कैप्चरिंग क्या किया जाता था कि जैसे एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स में पहले चिट्ठी द्वारा क्या किया जाता था, वोट डाला जाता था। जैसे एक कागज होता था, उस कागज पर मोहर लगा दी जाती थी कि हमने देखो बीजेपी को दे दिया या फिर हमने कांग्रेस को दे दिया। अब इस चिट्ठी को मोड़ के इस बॉक्स में डाल दिया जाता था, और इस बॉक्स को कहते थे बूथ। तो इस बूथ को क्या कर लिया जाते थे, कुछ लोग आते थे रात में और इसी बॉक्स को ही पूरे को छीन के चले गए। तो इसमें जो वोट पड़े हुए थे उसकी काउंटिंग हो नहीं पाती थी। तो इस तरह की धांधली भी देखने को मिलती थी। अब यहां क्या हो रहा है, जब चुनाव हो रहा है तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा है, जैसे रात के टाइम क्या हो रहा है कि दारू बांटी जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है और रुपए बांटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी को वोट करो। लोग वोट करते हैं। तो ये पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। मतदान, अब पहले तो उन्हें 500 रुपए दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि भाई हमें वोट करके आइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम 500 रुपए नहीं लेंगे और हम वोट आपको नहीं कर सकते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि फिर आपका घर हटवा दिया जाएगा। आप जिस बस्ती में रह रहे हैं उस बस्ती में आपका जो घर बना हुआ है वो इलीगल रूप से बना हुआ है, और सरकार आएगी आपका घर तोड़वा देगी, ठीक है, तो वोट हमें ही करो। इस तरह की कुछ बातें देखने को मिलती हैं चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव में। जो भी चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है, फर्जी मतदान कराए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है, स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमने जैसे ही कहा, अभी हमने बात क्या की थी, हमने बात की थी कि भारत में चुनाव कैसे लोकतांत्रिक है। तो हमने इतनी सारी गड़बड़ियां तो देखी, लेकिन इन गड़बड़ियों को सही कौन कर रहा है, तब बात आती है हमारे देश में सबसे बेस्ट चीज है जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि न्यायपालिका के समान इसे आजादी प्राप्त है। ठीक है, न्यायपालिका के समान इसे आजादी प्राप्त है। और एक बार गठित होने के बाद चुनाव आयोग का गठन कौन करता है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो चुनाव आयोग का जैसे ही नियुक्ति होती है, चुनाव आयोग का जैसे ही गठन होता है, नियुक्ति होने के बाद इसे सरकार और राष्ट्रपति, अभी देखिए राष्ट्रपति ने ही इसका चुनाव किया है, लेकिन नियुक्ति होने के बाद राष्ट्रपति भी इसे हटा नहीं सकता। इसके राष्ट्रपति के प्रति भी ये जवाबदेही नहीं होता, सरकार के प्रति भी जवाबदेही नहीं होता। इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे न्यायपालिका में न्यायाधीश को हटाना मुश्किल होता है, वैसे ही चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो समझ में आ रहा होगा, ये किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहता, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो चुनाव है वो बहुत ताकतवर है, चुनाव आयोग, और इसके द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, चुनाव कराने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाती है, जिसमें इस तरह की धांधली देखने को नहीं मिलती है जो हमने बात की। तो ये काम किस तरह से करता है वो देख लेते हैं, क्या क्या अधिकार इसे प्राप्त है। निर्वाचन आयुक्त है वो चुनाव की अधिसूचना जारी से लेके जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन केवल निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने घोषणा की कि चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद हमने परिणाम जारी कर दिए। तो इसके बीच जितने भी काम होंगे ये सारे काम कौन करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा। और यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। हमने बताया था आदर्श आचार संहिता जो बीच में आई थी, जिसके कुछ पॉइंट भी बताए थे। तो लागू कौन करता है, यही लागू करता है। और इसका उल्लंघन कोई करे, आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करे, उसमें जो भी पॉइंट है उसके पॉइंट का उल्लंघन कर रहा है, तो उल्लंघन सरकार भी करे। अगर सरकार जो करंट की सरकार है वो सरकार भी इसका उल्लंघन करता है तो ये उसे सजा दे सकता है, उम्मीदवारों को और पार्टियों को सजा दे सकता है चुनाव आयोग। इस प्रकार की इसके पास शक्ति है। अब चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार के दिशा निर्देश मानने को आदेश दे सकता है
क्या कह सकता है कि सरकार को आदेश देगा कि हमको क्या काम करवाना है। देखिए, हमको यहां पर एक व्यवस्था करनी है और वो व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार को यह आदेश दे रहा है और सरकार को इसके आदेशों को मानना भी पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा की हुई दिखाई देती है। और सरकारी मशीनरियों का प्रयोग भी कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। अधिकारियों का प्रयोग चुनाव आयोग करेगा। और जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस समय जो ट्रांसफर होते हैं ना अधिकारियों के, वो ट्रांसफर भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। और उस समय अगर कोई व्यक्ति है जो सरकार अधिकारी है, कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति, और उसका काम सरकार के प्रति जवाबदेह ना रहकर चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होता है, तो चुनाव ड्यूटी पर तैनात कोई भी अधिकारी होगा वो सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है। अगर चुनाव ड्यूटी में किसी व्यक्ति की, अब देखिए अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए थे तो मैंने देखा था कुछ पुलिस वाले हैं जिन्हें बोला गया है कि आपको एक जगह पे जाके वोट करना है, ठीक है, वहां वोट कराने हैं। तो वोट कराने के लिए वो जा रहे थे। उसके बाद उन्हें बाद में खबर मिली कि एक नामी व्यक्ति हैं जो यहाँ आने वाले हैं, तो आपकी ड्यूटी किस में लगा दी जाती है? उनकी सिक्योरिटी में लगा दी जाती है। तो वो बता रहे थे, रास्ते में मिले थे, बता रहे थे कि हमारी ड्यूटी सरकार कहीं पर भी नहीं लगा सकती क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम तो किस में जा रहे हैं भैया? चुनाव ड्यूटी में जा रहे हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो वहीं जाके काम करेंगे। अगर चुनाव आयोग हमसे कहता है कि आपको इसमें काम करना है तो हम काम करेंगे, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अभी तो हम केवल चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हैं। तो इस प्रकार की शक्ति आती है चुनाव आयोग के पास और इसी से ही प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अब अगर इसमें धांधली हो भी जाती है, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मतदान केंद्रों पर कोई धांधली हुई है, तो उसके पास दो पॉइंट होते हैं, या तो वहां पर चुनाव की गड़बड़ी को ठीक करे और ठीक नहीं कर पाता है तो पूरे चुनाव को ही रद्द कर दे और फिर से उस जगह पर मतदान कराए। ओके, तो अगर गड़बड़ी देखने को मिलती है तो पुनः मतदान करने की आज्ञा वो दे सकता है, आदेश वो दे सकता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। अब बात करते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी किस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उस जगह पर वो भाग नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे हर 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, हम कितनी बार जाएं और कितनी बार वोट डाल के आए। ऐसा माना जाता है जब जो चुनाव का दिन होता है, जिस दिन चुनाव कराए जाते हैं, वोट डालने वाला दिन होता है, उस दिन को लोग छुट्टी वाले दिन की तरह देखते हैं कि आज तो छुट्टी है, हमारे सब यहाँ पर छुट्टी है, कोई ऑफिस नहीं जाना है, तो आज घर पे रेस्ट करते हैं। जबकि वो छुट्टी ही इसलिए दी जाती है कि लोग वोट कर सकें। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती है तो लोगों के मन में ग्लानि आती है और वो इसमें भाग लेना बंद कर देते हैं कि अगर स्वतंत्र ही नहीं है प्रक्रिया, कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है, तो हमारे वोट डालने से क्या ही फायदा है। हम वोट डालेंगे किसी को और वोट जाएगा किसी को, तो फिर से वही वाली बात आ जाती है। और पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत भी गिरा है। अब देखिए, यूरोप और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिर रहा है और भारत में तो यह स्थिर रहा है या ऊपर गया है। ऐसा क्यों है? जबकि यूरोप और अमेरिका में नीचे जा रहा है और भारत में यह स्थिर रहा है, या तो वहीं के वहीं रहा है, ठीक है, या फिर ऊपर गया है। तो लोग भारत में क्यों ज्यादा भागीदारी ले रहे हैं जबकि यूरोप और अमेरिका में इस तरह इसका नीचे जा रहा है? तो देखते हैं एक मैप में। जैसे यहां पे देखिए 78 था, फिर 72 हुआ, फिर 59 हुआ, फिर 66 हुआ। तो 78 से 66 पे पहुंच गया 1991 से 2015 तक। तो ये आप देखेंगे तो यहां पर गड़बड़ी हो रही है। किस तरह की हो रही है ब्रिटेन में कि चुनाव लोग कम दे रहे हैं, वोट कम डाल रहे हैं। यहीं अगर हम भारत का देखें तो देखिए 56 है, फिर 58 हुआ, फिर 62, फिर थोड़ा सा कम हुआ 60, फिर उसके बाद 66 हो गया। तो यहां 56 से क्या हो रहा है, 66 पे पहुंच रहा है। तो आपको पता चला होगा कि भारत में चुनाव का प्रतिशत बढ़ रहा है जबकि ब्रिटेन में चुनाव का प्रतिशत घट रहा है। ये यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न समूह हैं उनके द्वारा भी जो चुनाव है उसमें किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। जैसे ऊंची जाति के लोग हैं वो 56% वोट डाल रहे हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो 61% वोट डाल रहे हैं। तो अनुसूचित जाति के 60% लोग हैं
तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऊंचे पद के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो कम लोग भागीदारी ले रहे हैं, जबकि निचली जाति के लोग हैं वो ज्यादा लोग हैं जो भागीदारी कर रहे हैं। तो ये भारत की स्थिति है। जबकि यहां अगर हम देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में गोरे लोग हैं वो ज्यादा भाग ले रहे हैं, जबकि अश्वेत लोग हैं वो कम भाग ले रहे हैं, और हिस्पैनिक लोग हैं वो भी कम भाग ले रहे हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो हिस्पैनिक शब्द को आपको याद रखना है, अश्वेत और गोरे, इस तरह की जो विभाजन है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। तो सामाजिक समूह द्वारा भी भागीदारी कुछ इस प्रकार से ली जाती है। अब ऐसे ही देख लेते हैं, भारत के जो अमीर और बड़े लोग हैं उनकी तुलना में गरीब और निरक्षर तथा कमजोर लोग ज्यादा मतदान में भाग लेते हैं, और पश्चिम में लोकतांत्रिक में स्थिति इससे उलट है। जैसे अभी हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका के जो गरीब लोग हैं वो कम भाग लेते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं करती है, हम क्यों ही भाग लें। जबकि अमीर लोगों के लिए सरकार काम करती है, वहां पर बिजनेस वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो वो लोग ज्यादा भाग लेते हैं। यहां पर गरीब लोग ज्यादा भाग लेते हैं भारत में की अगर बात करें तो। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं। आपने देखा होगा गली नुक्कड़ पे बैठे हुए, गली नुक्कड़ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादा चुनाव के बारे में बात करते हैं, जबकि एक कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है उसे चुनाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपने बिजनेस से ही फर्क पड़ रहा है, वो इस तरह की बातों में लगा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए क्या हो सकता है, राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसीलिए कमजोर लोग हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं और अपने व्यक्ति को जिताने की कोशिश करते हैं, और उन्हें यह भी लगता है कि देश का शासन और संचालन करने में उनके वोट का महत्व है, जिससे राजनीतिक समानता की स्थिति उत्पन्न होती है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच एक समानता है, वो है राजनीतिक समानता। अगर अंबानी जी भी आके खड़े हो जाएंगे और एक आम व्यक्ति भी आके खड़ा हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे और वोट डालने के लिए तत्पर होंगे, और दोनों के ही वोट का मूल्य बराबर होगा। तो यहां राजनीतिक समानता की भावना देखने को मिलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया है और कुछ भी चैप्टर में नहीं है। बाकी जैसे चुनाव धांधली है उसके बारे में कुछ बताया गया है, निर्वाचन क्षेत्र है, आचार संहिता क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको देखने थे। तो लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है, अगर चैप्टर पूरा पसंद आया, तो आप एक बार ऐसा करिए कि पूरी सीरीज को दोबारा देख लीजिए, 2 की स्पीड में पूरी सीरीज देख लीजिए, जिससे आपको 3 चैप्टर तक का रिवीजन हो जाएगा। अब हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि सिलेबस हमने कितना कवर कर लिया है और कितना कौन सा टॉपिक है जो इस चैप्टर को कवर करेगा। ओके, तो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।